हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 23 सितंबर 2023 और दिन है संडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं IBSA मीट सीक्स टू एम्पलीफाई द ग्लोबल साउथ्स वॉइस। जो ग्लोबल साउथ के 3 कंट्रीज मिलकर ये ग्रुप बनाया है IBSA। तो I फॉर इंडिया, B ब्राज़ील एंड SA फॉर साउथ अफ्रीका। तो इनकी अभी एक मीटिंग हुई थी। तो फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने इन सभी कंट्रीज़ के साथ में मिलकर मीटिंग की है। इसमें देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी विजिट कर रहे हैं। तो वो एक ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन के जो काउंटर पार्ट्स हैं IBSA ग्रुप के, उन सब से मिले हैं। तो अपने साउथ कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ग्रुप जो है बनाया गया था। ये IBSA एक बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग रही है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, जिनमें माउरो वियरा एंड नालेंदी पोंडोर ये जो है फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। इन्होंने S जयशंकर से बात की है। तो S जयशंकर ने मीटिंग में ये बात रिमार्क की है और कहा है कि इसके आउटकम्स जो हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं उनके बारे में इनके बारे में बात की है। तो मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क को ये 78th सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, UNGA जिन्हें बोलते हैं। तो ये प्लूरीलेटरल एंड बाइलेटरल मीटिंग्स थी। बाइलेटरल मतलब जिनमें 2 ग्रुप या मीटिंग करते हैं एक साथ मिलकर। तो इस ग्रुप में भी हमने UNSC रिफॉर्म के बारे में बात की। UNSC रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस दिया। UNSC के बारे में काफ़ी चीज़ें हम कल की और शायद परसों की वीडियो में भी 2 दिन लगातार से डिस्कस कर रहे हैं कि UNSC क्या है। तो UNSC में एक रफली बता रहे हैं कि UNSC में जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। और अपना इंडिया लगभग 8 बार UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो ये जो ग्रुप हैं या ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब इनके UNSC के रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो इसीलिए इसके रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई और एंटी टेरर कन्वेंशन के बारे में बात हुई। इस ग्रुप ने इस एडॉप्शन है जो कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट UN, इनके एडॉप्शन की बात की। और इसके अलावा जो बाइलेटरल मीटिंग हुई, इस IBSA के अलावा जो क्वाड की अभी मीटिंग हुई थी, क्वाड में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। तो इन सब के साथ मिस्टर S जयशंकर जी की मीटिंग हुई और उन्होंने साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके प्रेसिडेंट के साथ में भी बातचीत हुई। यहाँ पर S जयशंकर जी ने इस मीटिंग में जो स्पेशल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है, रीजनल मल्टीलेटरल ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज़, जो 2 कंट्रीज़, कोई भी 2 कंट्रीज़ हैं इन्हीं कंट्रीज़ में से, तो इन दोनों कंट्रीज़ के स्पेशल स्ट्रेटजिक, ग्लोबल पार्टनरशिप, रीजनल मल्टीलेटरल एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया। और हमें और ऑस्ट्रेलिया के टाइज़ जो हमारे साथ कैसे हैं उसके बारे में भी हमने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग से डिस्कस किया। मिस्टर S जयशंकर जी ने ये बात डिस्कस की कि पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री बिटवीन 2 कंट्रीज एंड स्पेसिफिक स्टेप्स टू टेक रिलेशनशिप फॉरवर्ड। अपने जो रिलेशनशिप है उसे फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमें जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री जैसे एक्शंस भी लेने होंगे। और साथ ही साथ हमने यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी तारिक अहमद, उनसे भी मिस्टर S जयशंकर ने बाइलेटरल रिलेशनशिप के बारे में बात की। और जो S जयशंकर जी ने साथ ही साथ बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल जयानी, इनके साथ भी बाइलेटरल रिलेशंस के बारे में इस मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई। तो इस मीटिंग का मेन मोटिव था जो हमारे साउथ के जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनके रिलेशंस को आपस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रेटजिक के ग्लोबल पार्टनरशिप में, रीजनल मल्टीलेटरल ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में, तो इन सब चीज़ों में अपने कंट्री को या इन सब कंट्रीज़ के पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं तमिलनाडु केरला टू जॉइन हैंड्स टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी तार।
ये जो नीलगिरी तार आपको देखने को मिलेगा ये केवल तमिलनाडु और केरल में देखने को मिलेगा। तो जो तमिलनाडु और केरल हैं इन्होंने अभी एक दूसरे से हाथ मिला लिए हैं इस नीलगिरी तार के जो स्पेसीज़ हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। ये स्पेसीज़ आपको केवल 2 स्टेट्स में देखने को मिलेगी, तमिलनाडु और केरला। और ये तमिलनाडु और केरला के जो पश्चिमी घाट्स वाले रीजन है, जैसे ये इधर श्रीलंका है, इधर केरला, ये केरला वाला रीजन, इधर तमिलनाडु, तो ये पश्चिमी घाट्स जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर ये जो नीलगिरी तार है ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर लॉन्चिंग द नीलगिरी तार लास्ट ईयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्टेट्स एनिमल, तमिलनाडु is now working on a standardized protocol to count the endangered population of southern India's only mountains ungulate। मतलब जो वेस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु और केरला के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले ये नीलगिरी तार हैं, इनको जो IUCN स्टेटस होता है, तो IUCN स्टेटस में इन्हें इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो इंडेंजर्ड एक होता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली डेंजर्ड। तो वल्नरेबल होता है कि संवेदनशील, की ना देखना चाहिए। इंडेंजर्ड मतलब बहुत ही ये डेंजर में है, खतरे में है, तो इन्हें बचाओ, नहीं तो ये एक टाइम आएगा कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, हमें देखने को नहीं मिलेंगे, केवल ये किताबों में ही हमें देखने को मिलेंगे। और एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कि इन्हें इंडेंजर्ड से भी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है कि इनकी बहुत ही कम स्पेसीज़ बची हुई हैं, इनके बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। और ये हमें तमिलनाडु का जो नेशनल एनिमल है यही नीलगिरी तार देखने को मिलेगा। तो इसलिए तमिलनाडु और केरला ने अब जॉइंट हैंड्स कर लिए हैं कि इनको जो है बहुत ही इनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं वाई हैव इंडिया कनाडा टेंशंस वर्सनड, कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया और कनाडा के आजकल रिलेशंस जो हैं बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में अच्छे से डिस्कस किया गया है। वैसे हम पहले भी वीडियोस में इन दोनों के रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिफोर पार्लियामेंट्रीज इन इंडिया वर गेटिंग रेडी फॉर अ स्पेशल सेशन इन न्यू पार्लियामेंट, जब हम न्यू पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से पहले जो अभी दिल्ली में समिट हुई थी G20 की, उसमें जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर आए भी थे, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जी, जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने कनाडियन जो पार्लियामेंट है ओटावा में, उन्होंने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कनाडियन जो नेशनल है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक टेररिस्ट जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था, खालिस्तानी टाइगर रिजर्व के जो हेड थे, उनका अभी जून में मर्डर कर दिया गया और उनके साथ साथ 45 जो हैं और लोग मारे गए हैं, जिन्हें 2 मास्क्ड गनमैन, 2 जो मास्क लगाए गनमैन ने उन्हें मार दिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने इंडिया पर एलिगेशन लगाए हैं कि ये इंडिया का इसमें हाथ है, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये करवाया है। हालांकि अभी तक इन लोगों को कोई भी जो है इन्होंने प्रूव नहीं दे पाया है। अभी जो हाल ही में G20 की समिट हुई थी, इसमें मिस्टर ट्रूडो जी आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत भी की। इसमें हमें साफ दिख रहा था कि ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और भी ज़्यादा सेफ जोन प्रोवाइड कर रहे थे, कि उन्हें एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तब उन्होंने ना ही निज्जर की जो डेथ है या निज्जर के मारने के बारे में कोई भी बात रिवील नहीं की और ना ही इसके बारे में डिस्कस किया। हालांकि जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जॉडी थॉमस, वो इंडिया में जबकि 2 बार पहले से ही पिछले 2 महीने में 2 बार ट्रैवल कर चुके थे, फिर भी इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। फिर रिपोर्ट्स में US की जो मीडिया है उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कनाडा शेयर्ड एविडेंस विद पार्टनर्स इन द 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस। US का कहना है कि जो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है इसमें कनाडा ने कुछ एविडेंस पहले ही दे दिए थे। अब जो 5 आइज मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन सब के बावजूद भी जो अभी पार्लियामेंट में लगातार डिस्कशन इन चीज़ों के बारे में और भी हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इंडिया का कहना है कि ये सारे जो भी एलिगेशंस ट्रूडो की तरफ से लगाए गए हैं वो सब एब्सर्ड है, बेकार हैं। जो ये खालिस्तानी जो निज्जर थे इनको एक और सेफ जोन प्रदान कर रहे थे कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। अब इसमें अभी भी व्हाट इज़ द एविडेंस ऑन द निज्जर्स किलिंग, कोई भी एविडेंस हमें देखने को अभी भी नहीं मिला है कि
एविडेंस कनाडा की तरफ से कोई भी दिखाया नहीं गया है कि इसका एविडेंस में हमें पता चले कि हाँ इंडिया का ही इस सब में रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एट द रूट ऑफ इंडिया कनाडा टेंशंस। इंडिया कनाडा टेंशंस का रूट क्या है? तो मेन चीज़ है जो खालिस्तानी वाला मुद्दा चल रहा है कि पाकिस्तान वाले और आसपास के जो एरिया हैं उन सबको एक अलग देश बनाने की मांग की जाती है इसमें। तो इस सब के जो कारण, इस सब की वजह से कि खालिस्तानी वाले मुद्दे की वजह से ये सारी टेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पिछली बार एक बार इंडिया ने जो खालिस्तानी लीडर थे तलवीर सिंह, इनको जो है एक्स्ट्राडिक्शन की बात की थी, लेकिन कुछ साल कनाडा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ साल बाद क्या हुआ कि एक एयर इंडिया फ़्लाइट थी जो टोरंटो से मुंबई में जा रही थी जून 1985 में। उसमें जो एयरप्लेन था उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोगों की डेथ हुई थी। और सोच से या बाद में पता चला था कि ये इन सब का जो मास्टरमाइंड था वो यही तलवीर सिंह परमार थे। और बल्कि 1973 से लेकर 2015 तक अभी भी कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कनाडा में विज़िट करने नहीं गया। हालांकि 2010 में G20 के एक समिट को अटेंड करने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ज़रूर गए थे। उसके बाद से 2050 में मोदी जी गए हैं और उन्होंने जाकर काफ़ी बार अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे से बातचीत की। और हम हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बात हो रही थी। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है कि जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा कि उसमें जो ट्रेड होता है एक दूसरे में और भी ज़्यादा आसान हो जाता है ट्रेड करना। तो इस आर्टिकल में आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट विल होल्ड अप वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है क्या। वुमेन रिजर्वेशन बिल में जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 33% जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल वो वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। ये बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में भी दोनों तरफ से पास किया जा चुका है। और इसके बाद प्रेसिडेंट असेंट या प्रेसिडेंट की सहमति भी इसमें जो है अब रिक्वायर्ड है। और इस बिल का जो नया नाम है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। ये बिल आज से नहीं बल्कि काफ़ी टाइम पहले से कि 1996 में ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन तब ये पास नहीं हो पाया था। तो उसके बाद भी ये बिल जो है री इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में ये बिल लगातार देखने को मिला। और 2003 तक ये बिल जो है पास होने में फेल होता गया। फिर इन 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया। और उसके बाद अभी जब ये बिल पेश किया गया तो अभी ये बिल फाइनली जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब केवल प्रेसिडेंट की जो है कंसेंट या उनकी सहमति मिलना बाकी है। और इसके बाद जो ये बिल है वो 2029 में ये बिल इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ, क्योंकि अभी 2026 तक जो डीलिमिटेशन की प्रोसेस है वो चलेगी। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद 2029 तक ये बिल इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आर्टिकल हम काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल पेज है, इसमें आप देख सकते हैं जो रिचनेस ऑफ ह्यूमन मिल्क के बारे में ये बात पूरा जो आर्टिकल है ये डिस्कस किया गया है कि जो ह्यूमन का जो एक माँ होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ये जो बेबी होता है उसके इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसके जो रिस्क होते हैं उन्हें भी लो करता है। और जो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के जो बेबी के बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें मदर के जो मिल्क होता है उसमें पहले से ही जो है मौजूद होती हैं। और ये नेचुरली जो है बेबी के बॉडी को सूथ बनाता है। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेस्ट फीडिंग वो क्यों है, तो इसमें परफेक्ट न्यूट्रिशन होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डायहॉरल डिसीज़। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उन सब से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ ओबेसिटी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, शुगर, इन डिसीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी सब के बारे में बताया गया था कि जो भी ये ब्रेस्ट फीडिंग है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है।
इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं 95 मिलियन पाकिस्तानीज अंडर पॉवर्टी सेज वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 95 मिलियन जो पाकिस्तानी पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो फंड है या जो भी रुपए हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से खर्च करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो इन पाकिस्तान है उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रोथ कम हो जाए। तो ग्रोथ तो ऑलरेडी वैसे कम हो ही चुकी है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी की कंडीशन थी वो लगभग 34.2% थी पिछले साल, लेकिन इस बार 12.5 मिलियन पीपल्स और भी ज़्यादा इसमें बढ़ चुके हैं। तो इसके बाद 39.4% जो हमें ये पॉवर्टी में लोगों को देखने को मिला है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 95 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं वो अभी पॉवर्टी में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।